हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बेटनेसोल इंजेक्शन में कौन सा ड्रग है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, यूजेस क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है एंड कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल करा जाता है एंड डोज क्या है। A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ऐसी ही मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। अभी बेटनेसोल इंजेक्शन आप साइड पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकने वाला एंड RMP डॉक्टर का फेवरेट इंजेक्शन, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो बेटनेसोल इंजेक्शन है ये इसका एक ब्रांड नेम है एंड जो इसके बीच में सॉल्ट है वो है बीटामेथाजोन। बीटामेथाजोन अभी नाम से पता चल रहा है, जिस ड्रग के मगर जोन आ जाता है SONE, इसका मतलब होता है कि वो एक स्टीरॉयडल ड्रग है। अभी जब भी हमें पता चलता है कि ये एक स्टीरॉयडल ड्रग है, साथ ही हमें पता चल जाता है कि ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टीरॉयडल ड्रग जब भी हाई डोज में या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल करे जाते हैं तो ये सीवियर साइड इफेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो ये एक बीटामेथाजोन जो है वो इधर भी मैं आपको लिख देता हूँ। बहुत ज़्यादा बिकने वाला इंजेक्शन। अभी स्टीरॉयडल की अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें, कौन सी ड्रग क्लास है, सो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टीरॉयड है। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्लास का ये एक स्टीरॉयड है एंड अगर हम इसके पूरे नाम के बारे में बात करें तो बीटामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इसका जो है वो पूरा नाम है। अभी मेजरली अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं कि इसका मेजरली इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, तो दो डिजीज़, इन्फ्लामेशन की कंडीशन जब हो जाती है किसी भी डिजीज़ में, लंबे समय से इन्फ्लामेशन हो रही है। सेकंड, ऑटो इम्यून डिजीज़। अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हम पहले भी अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा यूजेस में व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। आज हम इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप भी मार्केट में अवेलेबल है, एज वेल एज ऑइंटमेंट एंड क्रीम भी मार्केट में मिल जाएगी आपको बीटामेथाजोन की। इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो 1 ml का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, जिसके बीच में आपको 4 mg बीटामेथाजोन मिल जाएगा। ब्रांड नेम्स की बात करें तो हम बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आपको और भी जेनरिक ब्रांड मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ बेटनेसोल इंजेक्शन से वेरी कर सकती है। मतलब आपको जेनरिक में बीटामेथाजोन जो ड्रग है उसके और भी इंजेक्शन मार्केट में मिल सकते हैं। अगर आपको ब्रांड नेम कोई और पता है बीटामेथाजोन के तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेजर पार्ट जो इसका है यूजेस के बारे में अगर हम बात करें कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करा जाता है, जो मेन कैमरा का फोकस है वो बोर्ड के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, सो इसलिए आप यूजेस के बारे में ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहला इसका यूज़ है वो है एलर्जीज़ में। एलर्जीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। वीरियस एलर्जीज़, जैसे कोई भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो गया है, मेडिसिन कोई एलर्जी कर गई है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। स्किन की बहुत सारी एलर्जीज़ लाइक हाइव्स हो गई, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सेकंड इसमें चीज़ है, एलर्जी की वजह से अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है एलर्जी, किसी ड्रग की एलर्जी की वजह से, तो तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड इसका यूज़ है लॉन्ग टर्म कफ। जब किसी को लंबे समय तक कफ रहती है, वो ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कफ की एंटी कफ मेडिसिन के साथ बेटनेसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है एंड बहुत जल्दी रिलीफ देता है। डर्मेटोलॉजी कंडीशंस। अभी डर्मेटोलॉजी कंडीशंस मतलब स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं, स्किन डिसऑर्डर मेजरली सोराइसिस एंड डर्मेटाइटिस, इस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है बेटनेसोल का। जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट बाइट, जब किसी को कोई भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा काट जाता है, इंसेक्ट बाइट कर जाता है, पूरी स्किन में एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अस्थमा एंड COPD में आप सभी को पता होगा बेटनेसोल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अस्थमा, जब आपकी जो सांस नाली है वो सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है,
COPD में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ब्रेन स्वेलिंग, अभी ये जो ब्रेन स्वेलिंग में इस्तेमाल करा जाता है बेटनेसोल, इसका हॉस्पिटल लेवल पे इस्तेमाल करा जाता है। हॉस्पिटल लेवल पे इस्तेमाल करा जाता है। लोकली इसका ब्रेन स्वेलिंग के लिए डॉक्टर इस्तेमाल नहीं करते। आई पेन, आई पेन की कंडीशन मेजरली जब सर्जरी के बाद किसी को आई पेन होती है तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड मेजर यूज़ जो हमारे रह गए वो है अर्थराइटिस एंड रूमेटिक कंडीशंस। अर्थराइटिस रूमेटिक कंडीशन, जब आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब हम मेजर फोकस करते हैं डोज के ऊपर। डोज क्या होती है इसकी, या फिर क्या होनी चाहिए। डोज बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ, ये एक स्टीरॉयडल ड्रग है एंड प्रेस्क्रिप्शन के बिना इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर के अंडर ही स्टीरॉयडल इंजेक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए। डोज के बारे में एजुकेशनल पर्पस की वजह से अगर हम डोज के बारे में बात करें, सो अडल्ट की डोज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अडल्ट की डोज होती है वो 4 mg से लेकर 20 mg पर डे, मतलब 24 घंटे में 4 mg से लेकर 20 mg तक अडल्ट को इंजेक्ट करा जा सकता है। अभी जो ये आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसको मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि मैंने इसको क्यों लिखा हुआ है। इसको 5 दिन से 7 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। स्टीरॉयडल इंजेक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक जब इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉयडल इंजेक्शन, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करा जाता है, मैक्सिमम 10 डेज। रूट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, IV या फिर IM। इंट्रावेनस वेन में, IM इंट्रामस्कुलर मसल में। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जब भी इसको IV इंजेक्ट करा जाता है तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इसको स्लो IV इंजेक्ट करा जाता है। स्लो IV मतलब वेन में बहुत धीरे धीरे इसको इंजेक्ट करा जाता है। स्पीड कितनी होती है इसकी, जब भी किसी को 1 ml इंजेक्शन इंजेक्ट करना होता है तो 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड के बीच में 1 ml इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4 ml है तो इसी के हिसाब से जब वेन में 4 ml इंजेक्शन देते हैं तो इसी के हिसाब से जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। 1 ml 30 to 60 मिनट के सेकंड के अंदर अंदर हमको इंजेक्ट करना होता है। अभी गैप कितना होना चाहिए इंजेक्शन के बीच में, 4 से 6 घंटे का गैप एक इंजेक्शन में होना चाहिए। जब भी आप एक बार इंजेक्ट कर रहे हो उसके बाद 4 से 6 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने बात कर ली अडल्ट की डोज की। अब कई बार वैसे तो ये जो स्टीरॉयडल इंजेक्शन है बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ करे जाते हैं, मेजरली इस्तेमाल करे जाते हैं जब कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं अगर हम उनमें बात करें तो 2 mg पर डे, 2 mg पर डे का इस्तेमाल करा जाता है। 2 mg पर डे मतलब 0.5 ml जो इंजेक्शन है वो एक दिन में इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके बाद अगर 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे की बात करें तो 4 mg पर डे इस्तेमाल करा जाता है, मतलब 1 ml इंजेक्शन एक दिन में इस्तेमाल करा जाता है। जैसा मैंने आपको स्ट्रेंथ में बताया था कि 1 ml में आपको 4 mg बीटा मैथाजोन मिलेगा। ये इसकी होगी डोज की बात। अब हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि मेडिसिन्स के जब भी हम ओवरडोज इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़ास करके जो स्टीरॉयडल मेडिसिन होती हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है इंक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट इंक्रीज़ करने का भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से वेट गेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड ये जो वेट गेन की प्रॉब्लम है ये मेजरली सभी स्टीरॉयडल मेडिसिन के साथ आती हैं। सेकंड जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इंसोम्निया। लंबे समय तक जब इस्तेमाल करा जाता है तो नींद जो है वो आनी बंद हो जाती है। नेक्स्ट इसका यूज़ है वर्टिगो, चक्कर आएंगे। लंबे समय तक जब इस्तेमाल करोगे हाई डोज में तो डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जब भी लंबे समय तक हाई डोज में इस्तेमाल करा जाएगा तो बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा जहाँ पे भी इसको इंजेक्ट करा जाता है कई बार वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्टीरॉयडल इंजेक्शन को।
अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका बहुत ही ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी प्रेगनेंसी में इसकी हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें या ना करें। नॉर्मल कंडीशन में जैसे आरएमपी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेगनेंसी में इसको 100% अवॉइड करा जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में एक कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है, जब प्री टर्म डिलीवरी होती है, मतलब 9 मंथ से पहले जब डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्री टर्म डिलीवरी की प्रॉब्लम आ जाती है, 7वें या 8वें, मेजरली 8वें मंथ में जब डिलीवरी हो जाती है कुछ लेडीज़ की, तो उस कंडीशन में बेटनेसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। वो इसलिए करा जाता है कि जो बेबी के सर्वाइवल रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में जब आरएमपी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेगनेंसी में इसको 100% अवॉइड करा जाता है। तो किसी भी आरएमपी डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो आपको स्टीरॉयडल इंजेक्शन इंजेक्ट ना करे, जो वेल एजुकेटेड नहीं है डॉक्टर। अभी प्रेगनेंसी में जब इंजेक्ट करा जाता है प्री टर्म डिलीवरी से पहले, तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो यहाँ पे आके मैच करती है। जब प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी के लिए इसको इंजेक्ट करा जाता है तो 2 तरह से इंजेक्ट करा जाता है। 12 mg हर 24 घंटे के बाद, एक तो ये केस है, या फिर 12 mg हर 24 घंटे के बाद दिया जाता है, एंड IM दिया जाता है मेजरली इस कंडीशन में। IM इंट्रामस्कुलर 12 mg 24 घंटे के बाद दिया जाएगा, फिर 12 mg दिया जाएगा 24 घंटे के बाद, या फिर 6 mg हर 12 घंटे के बाद दिया जाएगा। मतलब 6 mg 12 घंटे के बाद, फिर 6 mg 12 घंटे के बाद, ऐसे करके 4 बार इंजेक्शन दिया जाता है। 6 6 6 6, ठीक है। और यहाँ पे 12 एंड 12 24 घंटे के बाद जब भी प्री टर्म डिलीवरी के केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अदरवाइज बार बार बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी में अवॉइड करा जाता है, ठीक है। किडनी प्रॉब्लम, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, कोई भी किडनी की डिजीज़ है, लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, इसका इस्तेमाल ना करें। फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर कर सकता है। फंगल इन्फेक्शन में भूल के भी इस्तेमाल ना करिए। लो थायराइड हार्मोन लेवल, तब भी आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की किसी को प्रॉब्लम है, तब भी इस्तेमाल ना करें। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपको इस ड्रग से पहले कभी कोई भी रिएक्शन हो चुकी है, कोई भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आई है, या फिर इस ड्रग की जो ड्रग क्लास है ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टीरॉयड, ठीक है, अगर आपको पहले ग्लूकोकोर्टिकोइड कोई भी स्टीरॉयड से कोई भी रिएक्शन हुई है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसको अवॉइड करें। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर पहले कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है जी। मैकेनिज़्म के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज़्म आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैकेनिज़्म है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ये इनहिबिट कर देता है इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स, मतलब जो इन्फ्लामेशन, जो मीडिएटर्स हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, उनको ये इनहिबिट कर देता है। मीडिएटर्स लाइक एग्जांपल दो तो प्रोस्टाग्लैंडिन, बहुत कॉमन एग्जांपल हर किसी को पता होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की। सो ऐसे मीडिएटर्स को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होती। सेकंड इज इम्यूनोसप्रेसिव। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है, इसलिए इसको इम्यूनोसप्रेसिव भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ हम पहले भी चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आप सभी को पता है कि जो बाहर से इन्फेक्शन आते हैं, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो बाहर से इन्फेक्शन आते हैं उससे फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम होता है। सो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगता है। सो जब भी ये ड्रग दिया जाता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव का काम करता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हमारे ही अगेंस्ट काम नहीं करती। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो ये थी पूरी वीडियो। प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस एक बहुत ही मेजर जो चीज़ रहती है, हर ड्रग का प्राइस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में ये आपको एक इंजेक्शन 4 से 5 रुपए में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है स्टीरॉयडल इंजेक्शन महंगे आते हैं, लेकिन ये आपको एक इंजेक्शन जो है वो 4 से 5 रुपए में मार्केट में इजीली मिल जाएगा। सो ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो। अभी नई शुरुआत करी है हमने वाइट बोर्ड के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेडिकल फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने मेडिकल फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।